What's up guys, कैसे हो आप लोग? Okay, now let's start this video. So in this video we are going to talk about the techniques of tailor, right? First of all मैं आपको ये बता दूं टेक्निक होता क्या है। देखो टेक्निक का मतलब सिंपली होता है अगर किसी भी वर्क को आसान करने के लिए या सिंपल करने के लिए अगर हमारे पास कई तरीके हो या फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो जिसके जरिए हम अपने वर्क को सिंपल एंड इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल वन FW टेलर या फिर टेक्निक यानी कि टेलर का ये कहना था कि वर्करों के लिए हमें कुछ न कुछ टेक्निक्स या फिर किसी भी तरीके से वर्क को इजी कैसे बनाया जाए। सो देखो उनके कुछ टेक्निक्स है, जैसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, राइट। देखो फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब क्या पहले ये मैं आपको बता दूं। सो देखो इन द फंक्शनल फॉर्मेनशिप FW टेलर ने क्या किया, पूरे फैक्ट्री के वर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया। ओके, द फर्स्ट वन इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो FW टेलर का ये मानना था कि एक फैक्ट्री में दो तरीके के वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। पहला होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द नेक्स्ट वन। और देखो इसके लिए FW टेलर ने क्या किया था, मिनिमम 8 सुपीरियर्स या फिर 8 एक्सपर्ट्स को हायर किया था फॉर दी वर्कर्स। ठीक है, सो मिनिमम देयर वर 8 एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज, यानी कि सिंपल सी बात है वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए या फिर मॉनिटर करने के लिए 8 मिनिमम एक्सपर्ट्स हायर किए गए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी स्टार्ट अबाउट द प्लानिंग डिपार्टमेंट। देखो प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या था, टेलर का क्या कहना था, सिंपल। पहला रूटीन क्लर्क, यानी रूटीन क्लर्क का काम क्या था, सीक्वेंस और स्टेप फॉर द जॉब, यानी किसी भी काम को करने के लिए देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सीक्वेंस और स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज हर काम होना चाहिए। नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन, सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब, यानी जो भी जॉब करना है वर्कर को उस जॉब से रिलेटेड एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो कि वर्कर्स को पता होना चाहिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लॉज, मतलब सिंपल वन है स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, यानी कि किसी भी काम को स्टार्ट करने का टाइम और एंड यानी खत्म होने का वक्त क्या होना चाहिए, यानी किसी भी काम को अगर आपको परफॉर्म करना है देन यू शुड नो अबाउट व्हेन यू हैव टू स्टार्ट और उसकी एंड टाइमिंग क्या होगी, मतलब खत्म टाइमिंग क्या होगी। प्लस कॉस्ट शीट, देखो कॉस्ट शीट यहाँ पे क्यों बोला गया है, बिकॉज वी नो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर हैविंग अ लिमिटेड रिसोर्सेज। सो अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास जो भी रिसोर्स होगा आपको उसका मिनिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम बेनिफिट गेन करना होगा। सो इसके लिए आपको कॉस्ट शीट, यानी एक वर्कर को कॉस्ट शीट भी पता होना चाहिए कि यार किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना कॉस्ट उसमें इनकर करना होगा। And the last one is related to the discipline, यानी simple one, ordinary and systematic way to perform the job। यानी देखो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए there must be a ordinary, मतलब एक सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप चीजों को होना चाहिए। ठीक है, सो ये था फिलहाल प्लानिंग डिपार्टमेंट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो इफ यू वांट और इफ यू विश देन यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। Okay, now talk about the second department, okay, which is known as the production department। इसमें भी चार मेन, मतलब 4 सुपरवाइजर्स या 4 सुपीरियर्स को प्रोवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल गैंग बॉस, गैंग का मतलब वो ग्रुप वाला नहीं, ठीक है, सिंपल गैंग का मतलब है मशीन टूल्स या रिसोर्सेज को जॉब। यानी देखो सिंपल सी बात है, गैंग बॉस का मतलब क्या था, गैंग बॉस का मतलब सिर्फ एक ही काम था कि जो भी जॉब से रिलेटेड मशीन टूल्स या रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए वर्कर के लिए। नेक्स्ट आपका जो सुपीरियर था यानी कि जो एक्सपर्ट था उनका नाम था स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब सिंपल होता है कि जस्ट चेक टू कंप्लीशन ऑफ द जॉब, यानी कि जॉब को कंप्लीट करने का स्पीड, यानी किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या स्पीड वर्कर लेता है वो इस चीज को चेक करता था। नेक्स्ट रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस का मतलब सिंपल सा एक काम होता था मशीन्स इन वर्किंग कंडीशन, यानी देखो रिपेयर बॉस का काम सिर्फ एक ही था कि उसका ये देखना काम होता था कि जब वर्कर वर्क करने आ रहा है यानी कि बिफोर वर्किंग, ठीक है, काम करने से पहले मशीन की वर्किंग कंडीशन कैसी, यानी कि मशीन इज वर्किंग इन अ बेटर और नॉट। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम सिंपल सा एक ही चीज था, चेक द क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि व्हाटएवर द वर्कर्स, जो भी वर्कर परफॉर्म करता था, यानी कि वर्कर जब भी काम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद उसका काम होता था ये चेक करना कि जिस क्वालिटी में, यानी कि जिस क्वालिटी में कंज्यूमर या फिर सप्लायर को चाहिए उस क्वालिटी में वो गुड है कि नहीं, मतलब टू चेक द क्वालिटी, राइट। क्वालिटी चेक करता था कि यानी कि जो गुड्स प्रोडक्शन किया गया उसकी क्वालिटी मेंटेन है या नहीं। तो देखिए ये थे आपके 8 मेन एक्सपर्ट्स जो कि एम्प्लॉयज को मतलब अलॉट किए गए थे बाय मैनेजमेंट, जिसमें 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। पहला था प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड दूसरा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेकंड टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ वर्क। सो फर्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिंपल सा क्या था, मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी आप प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। मतलब कि यार सिंपल वन चीज है, एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मैन एंड मशीन। और देखो दूसरा टेलर का क्या मानना था कि मैन और मशीन दोनों की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मतलब कि बेटर होना चाहिए। बेटर इन द सेंस मशीन एक वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और प्लस मैन की मतलब बात की गई है एम्प्लॉयज की, राइट। दे वर आल्सो हैविंग अ बेटर स्टैंडर्ड, यानी उनको भी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप किसी भी इन्वायरमेंट से वर्कर को उठाकर ले आते हो वर्किंग करने के लिए, नहीं, उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड परफेक्ट होना चाहिए ताकि वो हर चीज की रिस्पेक्ट कर सके, केयर कर सके, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिंपल, किसी भी काम को परफॉर्म करने का एक तरीका। सो एलिमिनेशन ऑफ एन अननेसेसरी वर्क। सो टेलर का ये मानना था कि मतलब मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि यार आप उस तरीके से जॉब वर्कर को अलॉट करो ताकि अननेसेसरी, मतलब जो भी बीच में एलिमिनेशंस आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको इग्नोर किया जा सके। टू एलिमिनेट द अननेसेसरी वर्क्स फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिजल्ट, ठीक है। क्यों हमें एलिमिनेट करना है या क्यों हमें चीजों को इग्नोर करना है, फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग या फिर रिजल्ट। यानी अगर आपको एक परफेक्ट रिजल्ट चाहिए या परफेक्ट कंडीशंस या फिर आपको एक परफेक्ट कह सकते हो आपको आउटकम चाहिए, देन यू हैव टू एलिमिनेट द अननेसेसरी वर्क्स, ठीक है। ये है, बाकी चीजें आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। Now next, फैटिग स्टडी। देखो फैटिग स्टडी का मतलब सिंपली था रेस्ट इंटरवल। एज वी नो दैट, जैसे हम स्कूल में भी वर्क है, ठीक है, स्कूल में क्या होते हैं आपके जितने भी टोटल ड्यूरेशंस होते हैं या जितने भी पीरियड्स होते हैं, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक बिफोर इंटरवल या फिर रिसेस और नेक्स्ट आफ्टर। यानी कि जो भी 3 पीरियड या 4 पीरियड स्टडी करने के बाद आपको बीच में 15 मिनट्स का और 20 मिनट्स जैसे भी स्कूल के रूल्स होते हैं उस अकॉर्डिंग आपको इंटरवल यानी रेस्ट पीरियड दिया जाता है ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश कर सको। एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर आप अगेन वही 3 या 4 पीरियड आप नेक्स्ट स्टडी करते हो, ठीक। इन द सेम वे वर्कर्स को भी क्या कहता है, रेस्ट इंटरवल। यानी कि रेस्ट इंटरवल का मतलब होता है कि जो भी वर्किंग आवर होती है, ठीक है, उसके बीच में उनको थोड़ा सा टाइम गैप दिया जाता है ताकि वो अपने माइंड को फ्रेश कर सके, थोड़ा सा रेस्ट ले सके, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। मेथड स्टडी। देखो एफडब्ल्यू टेलर का यानी ये मानना था कि देयर मस्ट बी अ बेस्ट मेथड, एक सिंपल सा बेस्ट मेथड होना चाहिए। क्यों? ताकि हम अपने कॉस्ट को मिनिमम कर सकें और मैक्सिमम यूज कर सकें हम अपने किन का, रिसोर्सेज का, ठीक है। सो टेलर का ये मानना था देयर मस्ट बी अ वन बेस्ट मेथड। क्यों या व्हाई? टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज। टाइम स्टडी का मतलब सिंपल टेलर का ये मानना था कि देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करना चाहिए जो कि 8 घंटे का हो सकता है, 6 घंटे का हो सकता है, 10 घंटे का भी हो सकता है। तो मतलब वर्कर की जो पर डे की टाइम पीरियड है वो फिक्स होना चाहिए, प्लस सेटिंग द स्टैंडर्ड टारगेट। यानी कि और दूसरी चीज क्या है कि वर्कर के लिए एक स्टैंडर्ड टारगेट भी सेट होना चाहिए कि आज या पर डे वर्कर को इतना वर्क परफॉर्म करना है, राइट। जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है कि आप स्टडी करते हो तो अगर आप क्वेश्चंस लगाते हो सपोज दैट अकाउंट्स के,
तो आप सिंपल एक टारगेट बना लेते हो कि यार मुझे मिनिमम 10 क्वेश्चंस पर चैप्टर मुझे रोज करने, राइट। सो ये आपका स्टैंडर्ड टारगेट है। इन द सेम वे वर्कर के पास भी एक स्टैंडर्ड टारगेट अलॉट किया जाता है कि पर डे उसको मिनिमम इतना वर्क परफॉर्म करना है। नेक्स्ट वन, मोशन स्टडी। देखो मोशन स्टडी का मतलब है मोशन मतलब मूवमेंट, यानी सिंपल सी बात है, टेलर का ये मानना था कि मैनेजमेंट को ये भी चेक करना चाहिए कि वर्कर अननेसेसरी कितना मूव करता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर, यानी मूवमेंट ऑफ अ वर्कर व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब। क्यों? ताकि हम कट कर सके अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट्स को। देखो सिंपल सी बात है, एक मैनेजमेंट का ये मानना होता है कि अगर वर्कर अननेसेसरी मूव करता है या अपने टाइम को वेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्स का भी वेस्टेज करता है, राइट, बिकॉज वी नो दैट टाइम इज मनी। सो सिंपल भाई एफडब्ल्यू टेलर का ये मानना था कि यानी मैनेजमेंट को ये चेक करते रहना चाहिए कि वर्कर यानी कि मूवमेंट ऑफ अ वर्कर व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब फॉर कटिंग द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट। तो ये सिंपल से टेक्निक्स हैं जो चीजें आप कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर सकते हो, मैनेजमेंट करेगी, ठीक है, ताकि हम और बेहतर से बेहतर टेक्निक यूज कर सकें एम्प्लॉयज के लिए, राइट। सो नाउ यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। Okay, now let's talk about the 7th point, which one is the mental revolution। देखो एफडब्ल्यू टेलर का ये मानना था कि अगर मैनेजमेंट चाहती है कि वो अपने वर्क को या अपने गोल को विद इन अ टाइम या फिर एट द टाइम कंप्लीट या फिर अचीव कर सके, तो उसके लिए चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड यानी कॉर्पोरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो देखो भैया टेलर का ये सिंपल मानना था कि अगर मैनेजमेंट को अपना काम टाइम पे अचीव करना है तो उसके लिए उन्हें मेंटली चेंज करना होगा। किनको? वर्कर्स को और मैनेजमेंट को एक दूसरे के प्रति, फॉर इन कंपैरिजन टू द ईच अदर, ताकि अपने वर्क को अचीव किया जा सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि है बहुत छोटा सा, नो डाउट, बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो दैट अगर वर्कर और मैनेजमेंट साथ में वर्क करेगी तभी किसी भी वर्क को इजी एंड इफेक्टिव वे में अचीव किया जा सकता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टेक्निक, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सबसे तगड़ा टेक्निक, सबसे बेस्ट टेक्निक जो टेलर का दिया हुआ था, जिस वजह से टेलर काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। ठीक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखो पहले इस टेक्निक में बताया क्या गया था, सिंपल, पेइंग द डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉय, यानी डिफरेंट पे स्केल या फिर डिफरेंट वेज रेट दिया जाएगा एम्प्लॉयज को। कैसे? पेमेंट गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अ यूनिट प्रोड्यूस। अब देखो ये जो पेमेंट होगा ये डिपेंड करेगा यूनिट्स, आप कितना नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट यानी प्रोड्यूस करते हो, मतलब कितने पीसेज ऑफ प्रोडक्शन आप करते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेस टू द इफिशिएंट एम्प्लॉयज देन द इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। और देखो एक्स्ट्रा वेजेस यानी उनको ज्यादा पेमेंट किया जाएगा जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होगा जो मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट गेन करेगा, एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज का मतलब है वो जो थोड़ा सा लेजी है, सुस्त है, आलसी है, उनके कंपैरिजन में, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या था, सिंपल, टेलर का ये मानना था देयर विल बी अ डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस, यानी हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग वेज रेट होगा। अब ये वेज रेट हम डिसाइड कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अ यूनिट, मतलब जो जितना प्रोड्यूस करेगा उस अकॉर्डिंग हम उनको वेज रेट देंगे। देखो ये क्यों कहा गया था, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जो बंदा अच्छा एफर्ट कर रहा है तो हम उसको अच्छी वेज रेट देंगे इन कंपैरिजन टू द इनएफिशिएंट वर्कर्स। ठीक है, जैसे स्कूल्स में क्या होता है, देखो क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा सा बुरा है क्योंकि जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में तेज हैं, थोड़ा नहीं बहुत तेज है, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं एक तरह से इक्विवेलेंट रख दिया जाता है थोड़ा एवरेज स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो ग्रेडिंग सिस्टम हटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, नो डाउट, दोनों अपनी जगह ज्यादा अच्छे हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द नॉन ग्रेडिंग, यानी आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसा आपको नंबर या स्कोरिंग दिया जाएगा। इन द सेम वे आप जैसा प्रोडक्शन करोगे, यानी कि जिस फॉर्म में आप प्रोड्यूस करोगे गुड्स, उस तरीके से आपको वेजेस दिया जाएगा। ये टेलर का मानना था। जैसे थोड़ा एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे पर डे 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर यूनिट, ये स्टैंडर्ड टारगेट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का ये टारगेट दिया गया था कि वर्कर को
पर डे में अगर 10 यूनिट का वो प्रोडक्शन करता है तो हम 50 रुपए के हिसाब से पर यूनिट उसको देंगे, राइट। नाउ सपोज दैट इफ अ वर्कर इज इफिशियंट, यानी बहुत अच्छा वर्कर है, और अगर वो 12 यूनिट का प्रोडक्शन कर देता है पर यूनिट में, तो उसको हम पर यूनिट 60 रुपीज देंगे, राइट। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इनएफिशिएंट एम्प्लॉय की, मतलब अगर थोड़ा सुस्त है, लेजी है, आलसी है, और अगर वो 8 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, तो भैया मैनेजमेंट सीधा कहेगी हम तुमको 40 देंगे, 50 नहीं देंगे, 40 देंगे, क्योंकि तुम इनएफिशिएंट हो, यानी जो भी स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया गया है उससे भी कम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो भैया 40 यूनिट्स का पर देंगे। तो देखो इस चीज को बोला गया था, यानी कि इस सिस्टम को कहा गया था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखो इसका मतलब क्या था, टेलर का सिंपल ये मानना था भैया जो एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है, थोड़ा सा लेजी है, या फिर बेटर वर्क नहीं करता, तो अगर आप इसको इस तरीके से लालच दोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, एवरीवन नीड्स मनी, सो पैसे के लिए आपको एफर्ट देना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स थे टेलर के, ताकि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके, एफिशिएंट किया जा सके, ताकि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट गेन किया जा सके। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यानी कि मैंने इसमें आपको टेलर के टेक्निक्स पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। सो प्लीज आप इस चीज को एक बार रिवाइज कर लो, जो भी हो। हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, as much as you can subscribe and share it. Take care.